सबसे पहले रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के.एम. पांडे जी को। आइए साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी जी को। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा प्रतियोगी छात्र आप लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए अजीत सोनकर जी को। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा प्रतियोगी छात्रों की नुमाइंदगी करने वाले एक और नौजवान को, कृष्ण लालू यादव। अरे गुरु, मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं, आइए। क्या तुम नाम कंफर्म कर रहे थे क्या? प्रणाम प्रणाम। के.एम. पांडे जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। इतना तजुर्बा है आपको सार्वजनिक विषयों का। एक मुहावरे की तरह हम लोग बार बार रटते थे, कानपुर, पूर्व का मैनचेस्टर, इलाहाबाद, प्रयागराज। पूर्व का ऑक्सफोर्ड। अब खबरें आती हैं छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे, फलानी जगह ये हो गया, ठिकानी जगह शिक्षक नहीं है, पढ़ाई का स्तर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपने शहर को, इस सूबे को लंबे समय से देखा है। क्या वजह रही जो लगातार शिक्षा के बजाय दूसरी वजहों से इलाहाबाद और इलाहाबाद की शिक्षा खबरों में रही? इधर हाल के बरसों में, थोड़ा माइक सर पास रखेंगे प्लीज। माइक ठीक है, मैं थोड़ा पास रखिए। हेलो जी। इधर हाल के बरसों में जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो शैक्षणिक स्तर था, उसमें दोनों स्तरों पर कमी दिखती है। जहाँ तक प्रतियोगी छात्रों की बात है, मैं समझता हूँ कि प्रदेश स्तर की परीक्षाओं में तो अभी बच्चे यहाँ अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में यहाँ के बच्चे कुछ कारणों बस पीछे रह जाते हैं। मेरा मानना है कि इसका मुख्य कारण ये रहा है कि यूपीएससी की परीक्षाओं में अभी भी अंग्रेजी का दबदबा है, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं समझता हूँ 89 या 90 से ही अंग्रेजी विषय की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इससे यहाँ के छात्र जो हैं अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं में उस स्तर से नहीं प्रतियोगी छात्र बन पाते, सफल नहीं हो पाते जितना 80 के दशक के पूर्व हुआ करते थे। 80 के दशक के पूर्व परीक्षा प्रणालियों में भी काफ़ी परिवर्तन हुआ। उसके पहले हम लोग जब 70s वगैरह में जब छात्र यहाँ के थे, तो हम लोगों का जो अनुभव था है कि यहाँ की जो सिलेबस थे, कैरिकुलम थे विश्वविद्यालय के, वो सिविल सर्विस ओरिएंटेड थे। उसके बाद जो परीक्षाओं में प्रणाली में परिवर्तन हुआ, उसके अनुरूप हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परीक्षा प्रणाली में भी उतना गतिशीलता नहीं आई, उतने परिवर्तन नहीं हो पाए। इससे भी मैं समझता हूँ कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अभी भी अन्य राज्यों के या अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों के बराबर कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो संक्षेप में मेरा यही कहना है कि अभी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अपनी पुरानी भव्यता को वापस लाने के लिए आवश्यक है कि यहाँ भी बच्चों को अंग्रेजी में जरूर, अखिल भारतीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व देने के लिए अंग्रेजी में जरूर बहुत कुछ करना होगा। सरकार के स्तर से भी कुछ होगा, कुछ स्तर से बच्चों की करना होगा। और मैं समझता हूँ कि ये दो कारण मुख्य रूप से मैं देखता हूँ। अंग्रेजी की अनिवार्यता कहिए, बाध्यता कहिए, जरूरत कहिए। अगला सवाल मेरा सुरेश जी आपसे है। आप शिक्षक विधायक हैं और विधायकों सांसदों को देख के हमारा सवाल का पिटारा अतिरिक्त खुल जाता है, उत्साहित हो जाते हैं हम उन विधायकों में नहीं हैं, हम शिक्षा से संबंधित हैं। शिक्षक हमारे मतदाता होते हैं। नहीं, ये तो हमें पता है कि आप शिक्षक विधायक हैं, पर जनप्रतिनिधियों को देख के मेरी प्रश्नाकुलता बढ़ जाती है। आप लोगों की भी बढ़ जाती है? राजनीतिक दलों वालों से कीजिए, वो आपसे मैं शिक्षा का ही। अरे आप सुन तो लीजिए सवाल, आप तो पहले ही। सुरेश जी, आप शिक्षक विधायक हैं, एक संकल्पना रही होगी, इसीलिए विधान परिषद में शिक्षक विधायकों के लिए पद रखे गए।
8 सीट। शिक्षक वहां पर रहें और लगातार इस बात की निगहबानी करें कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बढ़िया रहे, जागृति का काम करें, शिक्षकों के बीच के लोग हैं उनके अधिकारों की रक्षा करें। मैं साहब यूपी की प्री इलेक्शन यात्रा पे निकला हुआ हूं, मेरे साथी अब सौरभ उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस यात्रा के क्रम में मैं बुलंदशहर पहुंचा, वहां के एक गवर्नमेंट एडेड इंटर कॉलेज में पहुंचा, शर्मा इंटर कॉलेज में। तो गुरुजी लोगों से मैंने पूछा कि साहब आप लोग बेस्ट हो, मतलब जो सबसे अच्छे मास्टर्स और बीएड वाले स्टूडेंट होते हैं वो पीजीटी टीजीटी वाला एग्ज़ाम निकालते हैं, हुआ द बेस्ट, और फिर वहाँ भर्ती होती है, पे स्केल भी अच्छा है। फिर इन माध्यमिक शिक्षा के जो स्कूल हैं इनमें पढ़ाई क्यों नहीं होती? तो एक तो था कि आपने सवाल पूछ लिया, ठीक है भाई, जनता को लगा देखो देखो पूछ लिया, मास्टर जी घिर गए, पर लल्लन टॉप का वो मकसद नहीं होता है, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसे एक तरफा या एक जुमले में हासिल होने या सॉल्व होने वाली नहीं होती। तो उन्होंने एक चीज़ बताई जो मुझे बड़ी विचित्र लगी, आप लोग भी गौर से सुनिएगा। उन्होंने बताया कि हम एक विद्यार्थी से, एडेड स्कूल है, सैलरी आती है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा मद नहीं आता है, एक विद्यार्थी से जो साइंस की पढ़ाई कर रहा है 11वीं या 12वीं की, और फ़र्ज़ करिए कि उसने केमिस्ट्री ले रखी है तो प्रैक्टिकल भी करेगा। मैं जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, दीनदयाल विद्यालय में, वहाँ पे हम लोग हफ्ते में 2 से 3 दिन, मिनिमम 2 दिन प्रैक्टिकल किया करते थे। प्रैक्टिकल करोगे तो आपको कंपाउंड दिया जाएगा, आपको बताना पड़ेगा ये सॉल्ट कौन सा है, आप बहुत सारे एपरेटस यूज़ करोगे। सरकार सिर्फ 3 रुपये देती है एक बच्चे के ऊपर लैब के लिए, 3 रुपये की एक सर टेस्ट ट्यूब नहीं आती। ये मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हम उन विद्यार्थियों से ये उम्मीद करेंगे कि वो जब 11वीं और 12वीं पढ़ के निकले तो उन्हें सिर्फ केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो, प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो, लेकिन कुल मद 3 या 5 रुपये है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या शिक्षक विधायकों की तरफ से सरकार के सामने इस तरह की मांग आती है कि ये जो बहुत ही प्रैक्टिकल सामने दिखने वाली समस्याएं हैं, जब तक आप इनको हल नहीं करोगे तो समाज का जो सबसे गरीब, कमज़ोर, वंचित तबका है, जिसके लिए अभी भी शिक्षा का आश्रय सरकारी स्कूल हैं, जो नहीं जा सकता महंगे प्राइवेट स्कूलों में, वो भी बराबर की शिक्षा हासिल कर सके, जिसका सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था। एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, ठीक है, पर वो पॉलिटिकल मूल्य है कि भाई साहब रिटायर्ड आईएएस हैं, इनका भी एक वोट, भाई साहब तैयारी कर रहे हैं, इनका भी एक वोट, लेकिन फाइनेंशियली और सोशली अभी एक व्यक्ति और एक वो वजन बराबर नहीं है। आप लोगों की तरफ से किस तरह की मांगे जाती हैं सरकार के पास शिक्षा में बदलाव को लेकर? मान्यवर, मैं बताऊं कि आज लगभग लगातार 17 साल से मैं विधान परिषद में हूं। ये इलाहाबाद झांसी निर्वाचन क्षेत्र है, इसे तीसरी बार विजयी हुआ हूं। कार्यकाल अभी 2023 तक है। विधान परिषद का रिकॉर्ड दिखा सकता हूं कि शिक्षार्थियों के लिए, शिक्षालयों के लिए मेरे जितने सवाल होते हैं या विद्यालयों के रखरखाव के लिए, ये एग्लो बंगाली इंटर कॉलेज आपके सामने है, इलाहाबाद का उच्च कोटि का विद्यालय था। यहाँ साधारणतया एडमिशन छात्रों के नहीं होते थे, लेकिन सरकार की उपेक्षात्मक नीति के कारण इन एडेड विद्यालयों को 1 पैसा अनुदान के रूप में इसके रखरखाव के लिए नहीं मिलता। यही बार बार सदन में कहता हूँ कि आखिरकार सरकार करेगी क्या? पेट्रोल 100 के पार ले जाएगी, 98 रुपया डीजल लेंगे, आप वसूल रहे हैं, या आपकी 3 ही जिम्मेदारी हैं राज्य सरकार की, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। और सर्वप्रथम शिक्षा आता है। शिक्षा पर गरीब जैसा आपने भी कहा, गरीब भी बच्चे को भी पढ़ने का अधिकार है। और उसके माँ बाप रिक्शा चालक हैं, सब्जी की दुकान लगाते हैं, अन्य व्यवसाय में हैं, छोटे मोटे में, तो क्या उसका लड़के को पढ़ने का अधिकार नहीं है? ये सदन में कहता हूँ, लेकिन सरकार बहुमत के मद में भूली हुई है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। अजीत सोनकर जी। जी सर। विधायक जी ने बता दिया बहुमत का मद, और के.एम. पांडे जी ने बता दिया अंग्रेज़ी और सिलेबस लगातार अपडेट नहीं हो रहा है इसके बारे में। आप तो उनकी बताइए जो सामने बैठे हैं,
जो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें साल दर साल सुन रहे हैं, बस समाधान नहीं मिल रहा है। समाधान सर कैसे मिलेगा? सरकार तो पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ जानते नहीं, अनपढ़ गवारों की फौज तो सरकार चला रही है। अब पढ़े लिखे यहाँ रो रहे हैं बैठ के। सर मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको बुरा लग सकता है मगर हकीकत यही है। हमको काहे बुरा लगेगा? पता नहीं सर, कुछ लोग होते हैं कि बोल दो सरकार पर, कहते शांत हो जाओ, बोल नहीं सकते। खैर सर, आप लल्लन टॉप देखा करिए। ठीक है सर। सर एक बात तो है सर, ईमानदारी का मार्का बनता जा रहा है ललन टॉप, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विषय पर आते हैं। सर हम विषय पर आते हैं। सर बच्चे जो है इसमें इतने प्रताड़ित हैं। मेरे हाथ में है एक विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, 2018 में 21, 22, 23 मई 2018 को एग्ज़ाम हुआ था इसका, जिसका रिजल्ट 27 महीने बाद आता तो है मगर बिना कारण बताए रिजेक्ट कर दिया जाता है। बस कारण में एक लाइन लिख दिया गया कि एग्ज़ाम में अनियमितता हुई थी इसलिए ख़त्म किया जाता है। अरे आप, जो अनियमितता हुई थी पहले ही जांच में 27 लोग फर्जी पाए गए, सॉरी 36 लोग, तो उन पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। जबकि आप जब पेपर ले रहे थे, बुकलेट के पहले नंबर पर चौथी लाइन में लिखा था कि कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उस विद्यार्थी को 5 साल के लिए डिबार कर दिया जाएगा, मगर वहाँ कुछ नहीं किया गया। जब माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछा जाता है कि क्या कार्रवाई हुई, तो कह रहे हैं कि जाओ आयोग पूछो। आयोग के पास लड़के जाते हैं तो कहता जाइए मुख्यमंत्री जी से पूछिए। लड़के क्या वो डमरू हो गए हैं? जो आ रहा है इधर ढकेल दे रहा, कोई जा रहा है उधर ढकेल दे रहा है। जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। और ऊपर से 27 महीने के बाद जो रिजल्ट आया भी और निरस्त हो गया बिना कारण बताए। कारण तो मैं बताऊंगा। निरस्त हो गया। ये 27 महीने जो लड़कों ने रूम रेंट का किराया भरा है, 27 महीना इनका जीरो हो गया। क्या 27 महीने की कोई वैल्यू नहीं है इनके लिए? 27 महीने में अगर मजदूरी भी करते तो 10 रुपये के हिसाब से भी तो कुछ आता ही, मगर सरकार को मतलब ही नहीं है छात्रों से। कहने को तो ये भी कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सीटें की बकवाली की थी। अगर ये बात झूठ है तो जो लोग कैंडिडेट पकड़े गए थे उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? आपको चाहिए ये था कि जो लोग अवैध हैं, क्योंकि जो पेपर था उसकी 3 कॉपी थी, एक कमीशन कॉपी, एक स्टूडेंट कॉपी, एक कोषागार कॉपी। कोषागार कॉपी तो डायरेक्ट कोषागार में चली जाती है। कमीशन कॉपी के तौर पे जो 36 लोग पकड़े गए थे, अगर में आपको दिक्कत थी तो कोषागार कॉपी मंगा लेते, मिलान कर लेते कितने लोग फर्जी कितने लोग सही हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट आउट कर देना चाहिए। मगर नहीं, यहाँ तो पैसा लिया गया है, क्योंकि जवाब भी तो देना है। जिससे पैसा लिए हैं निरस्त कर दिया जाता है। लड़कों को कोई नहीं सुनता। और दूसरा है सर मंडी परिषद इंस्पेक्टर 284 पोस्ट के लिए सर, इसका भी 27 महीने हो गए हुए। मई में ये भी एग्जाम हुआ था, मगर इसका भी रिजल्ट आज तक कुछ अता पता नहीं है। कोई पूछता है देखेंगे आ जाएगा, निश्चिंत रहिए। सर 2.5 18 का एग्जाम चल रहा है, ये 21 है। 18 में एग्जाम हो चुके हैं, ये 21 चल रहा है। रिजल्ट कब आएगा? यहाँ हम रूम लेके रहते, किराया देना पड़ता है। मिनिमम 3 से 4 हज़ार हर लड़का देता है। हर लड़का किराया देता है सर, सिर्फ इस इंतजार में कि हमको रिजल्ट आएगा तो नौकरी लग जाएगी। अगर में रिजल्ट आता तो 284 लड़के जो मंडी परिषद में और 1527 लोग टोटल होते, वीडियो बनते, तो इतने परिवार होते सर, इतने परिवार की ज़िंदगी सुखद हो जाता, ये स्ट्रगल से बाहर निकलते। मगर सरकार कह रही है कि दिखेंगे। सर इसका कारण देखिए 2 है। एक बता दूं, या तो मुख्यमंत्री को फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जाति धर्म में बटे हुए हैं। पापा को यादव बना के ले लेंगे या तो ब्राह्मण ठाकुर बना के ले लेंगे वोट, क्योंकि छात्र तो वही वोट देगा जहां माँ बाप कह देंगे। मगर इस बार सर छात्र बदलेंगे। अब माँ बाप वहां वोट देंगे जहां ये छात्र कहेंगे, और वोट उन्हीं को जाएगा जो हम छात्रों की बात करेगा, बाकी हम किसी को वोट नहीं देंगे। जी, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़िंदगी से जुड़े मुद्दे इतने महत्वपूर्ण हो जाएं कि जनादेश की चाह रखने वालों को उसकी चिंता करनी पड़े। मैं देख रहा हूं कि आप एक लंबी सूची लेकर आए हैं, मैं आपके पास फिर आऊंगा। पूरा प्रूफ है सर, एग्जाम में क्या अनियमितता है सभी प्रूफ के साथ आऊँ। मैं सोचा था कोई बीजेपी का नेता आएगा मेरे सामने ताकि उससे जवाब लूं, उसको यहाँ से रुला कर भेजूं। अगर मैं कोई बीजेपी का नेता यहाँ आ गए, वो रो कर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि वो झूठ बेच नहीं पाएगा यहाँ पे। मैं सोच रहा था सर कोई ना बीजेपी का आप नेता बुलाए होते। सच्ची बताऊं सर, प्रूफ के साथ आया हूँ। दिल में बहुत लड़के फ़ोन करते, फांसी लगाने वाला होता है कोई लड़का रात में। मैं रात में हॉस्टल से निकल के जाता हूँ, उसको गले लगाता हूँ, समझाता हूँ कि मत कर पगले, मैं खुद 30 का हूँ, जब मैं लड़ रहा हूँ तो तू क्यों लड़ेगा। अभी मैं आपको वीडियो बताऊँ, अभी मैं 27 तारीख को दिल्ली गया था बच्चों के लिए, SSC GD वाले हैं।
वो 2018 की वैकेंसी है, 60,000 वैकेंसी थी, उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। वो लड़के रो रहे थे कि भैया आ जाइए, भैया आ जाइए। जुलाई से मेरे पीछे पड़े थे, मेरे पास टाइम रहे तब तो जाऊँ, कहाँ कहाँ जाऊँ। दिल्ली जाता हूँ, बिहार जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, हर जगह तो लड़कियों की लड़ाई लड़ने जाता हूँ। एक लड़का कहाँ कहाँ जाएगा। मैं भी एग्जाम देता हूँ सर, तो एग्जाम से खाली रहूँगा तभी तो जाऊँगा। अभी 27 तारीख को दिल्ली गया था, वहाँ पुलिस पकड़ ली। बात यह थी कि लड़के हजारों थे, पुरजोर विरोध हुआ, सरकार सुनी, धरना प्रदर्शन के लिए जगह भी दी गई, और ऊपर से गृह मंत्रालय से नोटिस भी मिला है कि ठीक हम बात करने के लिए रेडी हैं। तो यही है सर हमारा काम, बच्चों की लड़ते हैं और पढ़ते भी हैं। बढ़िया। अजीत जी, मैं बस एक सूचना आपको समर्पित करना चाहता हूं कि अगले सत्र में भाजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि आएंगे, तो आप लोग अपने हिस्से के सवाल पूछ सकते हैं। और मैं अब कृष्ण लालू यादव जी की तरफ जाऊंगा। इन्होंने कहा कि अब उन्हीं को वोट देंगे माता पिता जो हमारी सुनेंगे, नौजवानों की सुनेंगे। और उसके पहले एक बात कही कि सब जाति में बढ़ जाते हैं या दूसरे मुद्दे प्रमुख हो जाते हैं। आपके हिसाब से नौजवान, खासतौर पर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती की, ये अपने आप में एक वोट बैंक या वोट ब्लॉक या प्रेशर ग्रुप क्यों नहीं बन पाते हैं? क्या वजह है? दो तो इन्होंने बता दी, और इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? इसमें और तमाम रीजन्स हैं। अब लड़के जो पढ़ाई कर रहे हैं या जो सर्विस के लिए कर रहे हैं, ये अच्छी शिक्षा के लिए कर रहे हैं, ये तो कभी हमारे यहाँ मुद्दा होता ही नहीं है। तो ये जब मुद्दा होता ही नहीं है, राजनीतिक मुद्दा इसे नहीं बनाया जाता है, तो इसे हमारे लखनऊ में बैठे जनप्रतिनिधि या सरकार इसको कभी हमेशा इग्नोर करते रहे हैं। अब रही बात कि हमेशा यहाँ आज हमारा प्रयागराज जो शैक्षणिक रूप से काफ़ी संपन्न था, आज ह्रास हो रहा है। तो इसका क्या क्या कारण है? तो केवल सरकार ही नहीं है। सरकार तो है ही कि वो तो मुद्दा इसको लेता ही नहीं, उसको एजुकेशन से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानती है कि लड़कों से हमारी सरकार न बनती है न बिगड़ती है। अगर उनको जिस दिन ये एहसास हो जाए कि छात्रों से हमारी सरकार बनेगी बिगड़ेगी, उस दिन तो यहाँ पे वो नज़र डालेंगे। अभी क्या है कि जब यहाँ आंदोलन होता है, दो चार दिन आंदोलन होता है, उसके बाद यही प्रयागराज के ही सीमा में आंदोलन ख़त्म हो जाता है। ठीक, हाँ, एक हमने आंदोलन देखा था समाजवादी पार्टी के समय में, वो 80 में 56 SDM का, ये वाला चीज़ हमने देखा कि पूरे प्रदेश में इसका विज्ञापन हो गया था बहुत बढ़िया से। मैं भी हमेशा 2008 से 2016 तक हमेशा PCS देता रहा हूँ। तो बाद में सरकार बदलने के बाद हमसे बहुत लोग कह रहे यार, आप तो उस सरकार में तो भाई बुला के SDM बना दिया जाता था। हमके भैया हमका अभी कोई बनाया नहीं हमें भी बना दिए होते। तो वो वाला एक ऐसा मुद्दा था कि जो मैं किसी भी ज़िले में जाता था, ये वहाँ सुनने के लिए मिल जाता था। और आपकी भी मैं कई वीडियो ऐसा देखा हूँ, उसमें जब आप गांव में गए हैं तो वहाँ कहा गया कि सपा की सरकार थी तो यादव को तो भैया सब मिल जाता था, वो तो सभी SDM बन जाते थे। इवन हमारे निवास तो मुंबई में है, जो यहाँ कभी नहीं रहता मुंबई में रहता है, वो भी कहता है कि अरे भैया यूपी में तो वही होता है उन लोगों का। तो तमाम ऐसी फर्जी खबरें उड़ती रहती हैं कि कभी कोई एकमत होता ही नहीं है। जब कोई एकमत होता ही नहीं है तो छात्र यहाँ परेशान, गार्जियन वहाँ परेशान। कोरोना में तो बहुत बच्चों के गार्जियंस इस समय यहाँ लौट आए हैं, और मैं देख रहा हूँ इस समय इलाहाबाद में बहुत से बच्चे वापस जा चुके हैं। चूँकि इलाहाबाद एक मिडिल क्लास का शहर है, और ख़ासकर वो लोग ज़्यादा तक पार्सल मनी पे डिपेंड करते हैं, जैसे अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कोलकाता या दिल्ली, पानीपत। उनके गार्जियन वहाँ रहते हैं, बच्चे यहाँ तैयारी करते हैं। लॉकडाउन हुआ, बिजनेस ख़राब हुए, सरकार ने कोई ख़ास सपोर्ट किया नहीं। यहाँ के जो हमारे अन्य लोग हैं वो भी खास सपोर्ट नहीं किए, तो इस तमाम वजहों से बहुत से बच्चे छोड़ के चले भी गए हैं इस समय। हाँ, अभी ये पुनर्वास हो रहा है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जिसका जिक्र हमारे युवा साथियों ने किया, और फील्ड में कई नौजवानों से बात करते हुए ये बात आई कि पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है कि आप कितने बरस तैयारी कर रहे हैं। मुझे लड़कियां मिली जो बोली ठाकुर द्वारा में कि सर समय से अगर भर्ती नहीं आती ना तो हम लोग घर वाले हम लोग को बिल्कुल टाइमलाइन सी दे रखी होती है लड़कियों को कि अच्छा 1-2 साल तैयारी करके देख लो। अब उस 1-2 साल में भर्ती नहीं आई तो फिर उनको अगले पड़ाव के लिए रवाना कर दिया जाता है। मैं
सर आपके पास आऊँगा अगले सवाल तक, उसके पहले मेरे कुछ नौजवान साथी, जेरी जी ये इश्तिहार दिखाइए अपने, ये मैं दिखा रहा हूँ, आप चिंता मत करिए, मैंने यहाँ ये इसीलिए हाथ में ले रखा है, पढ़ भी देता हूँ। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। बीटीसी डीएलएड परिवार की यही पुकार, प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती दे सरकार। सरकार के वादे, बेसिक में हर वर्ष भर्ती देंगे, पर 2 साल से भर्ती नहीं आई। वादा की 69,000 भर्ती पूरी होने के बाद नई भर्ती जारी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर स्वीकार किया है कि बेसिक में अभी 51,112 पद रिक्त हैं। और मांग ये है कि वादे पूरे करे, विज्ञापन जारी करे। 8 से 10 लाख प्रशिक्षु टीईटी, सीटीईटी, सीटेट पास करके बैठे हैं। 51,112 प्लस 68,500 के बचे हुए पद, प्लस हर वर्ष 10,000 से 15,000 शिक्षक रिटायर, इनको जोड़कर करीब 97,000 पद निकाले जाएं। शिक्षा मित्र को एक और मौका मिल रहा है आगामी भर्ती में, इसलिए 68,500 की बची हुई सीटें जोड़ी जाएं। और आरटीआई से जानकारी मिली है कि बेसिक में 1,70,000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। निवेदक समस्त बीटीसी डीएलएड प्रशिक्षु, यही मांगे भैया। पूरी हुई नहीं हुई? लल्लन टॉप के मंच पर बोल दी गई है। सर बहुत अच्छे अच्छे हम लोग स्कूलों में कोट्स पढ़ते हैं, एकदम शिक्षक शिक्षा कैसे जिंदगी बदलती है। सरकारों से ये उम्मीद की जाती है कि वो कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट पे काम करेंगी, और उसके लिए भी सबसे ज़रूरी है शिक्षा, क्योंकि नागरिक निर्माण होगा। फिर सरकारें शिक्षा पर वैसे ध्यान क्यों नहीं देती हैं? क्यों इस तरीके से इनको बोलना पड़ रहा है यहाँ पे अजीत सोनकर को या कृष्ण लाल यादव को कि भर्ती नहीं आई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, एकदम खर्रा लिए बैठे हुए हैं पूरा हिसाब किताब। सौरभ जी, इस प्रश्न का उत्तर तो सभी लोगों ने दे दिया है। शिक्षा कभी नहीं, आपने भी, इतने लंबे समय तक ब्यूरोक्रेसी को देखा है, सरकारें कैसे काम करती हैं। शिक्षा कभी भी सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं रहा है, पहले भी नहीं रहा, आज भी नहीं है, और शायद उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए कि आगे भी होगा। और शिक्षक जितने बच्चे हैं सब भीड़ तंत्र में, ये भी उसी में खो गए हैं। मैं एक स्मरण दिलाऊं, 1997-98 में जब शिक्षा मित्र की भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी, तो शासन स्तर पर एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी का सदस्य मैं भी था। उस समय भी ये कहा गया था, राय दी गई थी जो अधिकारियों की कमेटी थी, कि शिक्षा मित्र का भर्ती करना भस्मासुर की तरह होगा, और ये इससे कोई न तो प्राथमिक शिक्षा को कोई योगदान मिलेगा और न ही किसी को कोई जॉब मिलेगी। और जिस तरह से सरकार चाहती थी कि स्थानीय लोगों को, गांव के लोगों को ही शिक्षा मित्र के रूप में भर्ती किया जाए, उसमें भी जो था कि जिस वर्ग का, जिस आरक्षित वर्ग का, जिस वर्ग का सदस्य हो वही टीचर होगा, तमाम चीज़ें थीं। कमेटी की संस्तुतियों की विपरीत ये निर्णय शासन ने लिया था। उसका क्या हश्र हुआ सब आप लोग जानते हैं, देख रहे हैं। उसके बारे में कोई मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, तमाम विवाद हुए हैं, और भी शायद बहुत से विवाद अभी भी चल रहे हैं, और अभी भी निकट भविष्य में ये है समस्या हल होने की नज़र नहीं आ रही है। तो मेरा कहने का बहुत सूक्ष्म में ये कहना है कि सरकार के प्राथमिकताओं में कभी शिक्षा नहीं रहा है, और इसमें बहुत से बच्चों ने आंदोलन भी किया है, हर स्तर पे भी किया है। जनप्रतिनिधि भी समय समय पर शिक्षा के बारे में उठाते रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग इसको उठाते नहीं हैं, लेकिन शायद इसके लिए प्राथमिकता नहीं है। और अंत में राजनीतिक इस उत्तर हो जाएगा, जिसका जवाब आप ही लोग देंगे, कि शायद छात्र हमारे व्यवस्था में वोट बैंक के रूप में नहीं है। मैं इतना कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा न कहना मेरे लिए उचित नहीं है। सुरेश जी, नेता, नेतृत्व करने वाला, नेताओं से ये उम्मीद की जाती है कि वो राह दिखाएंगे। बताइए नौजवानों से क्या कहना है आपका, विधायक जी, क्या करना चाहिए इनको? आप विधान परिषद में आवाज़ उठा रहे, इतने विषय हैं इनके, गिनवा दिए हैं, क्या करें ये लोग? देखिए, क्योंकि इनका काम ये तो कतई नहीं है कि ये इस तरह के पोस्टर छपवा के
इस तरह की डिबेट्स में किनारे खड़े हों, ये इनका काम नहीं है सर, मैं भी पर करना पड़ रहा है। मैं भी इसी विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ। 4 वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहने का सौभाग्य मिला है। उसके बाद मैंने बीएड किया। अब बीएड करने के बाद सीधा उस समय बेस्ट ऑफ 7 से चयन होता था। उस चयन में मैं चयनित हुआ। रणजीत पंडित इंटर कॉलेज नैनी में मैं अध्यापक हुआ। बहुत लंबा जीवन अध्यापक के रूप में बीता। छात्राओं के बीच छात्रों के बीच में रहने का अवसर मिला। हाँ, आप हंस रहे हैं, निकल गया ना छात्राओं। अरे ठीक है, होता है। छात्र और छात्रा दोनों एक समान है, कोई अंतर नहीं है। अब आज के युग में आपसे ज्यादा वो बीटीसी की परीक्षा में, प्राथमिक शिक्षक की भूमिका में, माध्यमिक शिक्षक की भूमिका में उनका ज्यादा चयन हो रहा है। यह भी एक शुभ संकेत है देश के लिए कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिल रहा है उनकी मेहनत के कारण। मैं जिस विषय को कह रहा था, जो पूछा गया मुझसे कि क्या कहना चाहते हैं छात्रों के विषय में, हम ये नहीं कहते कि अपने अधिकार से आप वंचित हुए। अपने अधिकार के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। हम भी स्टूडेंट थे तो यहाँ यूनियन बनती थी, छात्र संघ बनता था। अच्छा, कभी चुनाव होते थे? बहुत समय, अरे खूब चुनाव हुए हैं। बहुत समय पहले की बात है, चुनाव मेरे होते थे। पहले अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह मुन्ना थे, 1971 के अरुण कुमार सिंह मुन्ना। ये वही हैं जो बाद में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वही। तो छात्र संघ ये नहीं सिखाता कि, लेकिन उस संघ के साथ अपने कर्तव्य का भी उतना ही पालन करना होगा। ये हम मानते हैं देश की आबादी बढ़ी है और रोजगार सृजित नहीं हुए। जो सृजित पद थे उनको भी समाप्त किया गया। अब हम डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। सर, बहुत समय है नौजवानों के पास, सुन ही रहे हैं, बधाई अच्छा, कोई दीजिए। बात नहीं। एक उदाहरण बताता हूं सृजित पदों का। संस्कृत विद्यालय आपके इलाहाबाद में जो एडेड संस्कृत विद्यालय हैं, वो लगभग 50 संख्या है उनकी। सरकार से सहायता दारागंज में बहुत ज्यादा है। एक दिन मुझे अपार खुशी हुई समाचार पत्र पढ़कर, इन विद्यालय में जो पुराने शिक्षक थे सब रिटायर हो गए, नई भर्ती हो रही है। तो 128 पद विज्ञापन हुआ था। 128 पदों को हम सोचे कि 128 पढ़े लिखे संस्कृत से एमए करने वाले, अन्य या संस्कृत पाठशाला से आचार्य करने वाले अध्यापक बन जाएंगे। लेकिन ताजुब आप देखें, सृजित पदों पर नियुक्ति 12,000 रुपया मानदेय पर हो रही है। सृजित पद का कोई मूल्य नहीं रह गया। वो जब से देश स्वतंत्र हुआ है पद सृजित हुए, सृजित पदों को खत्म किया जा रहा है। नए पद नहीं सृजित किए जा रहे हैं कि भाई आबादी बढ़ी है, छात्रों की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से इन्हें रोजगार चाहिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। ये अगर आप मेरी विधानसभा में वो विधानसभा वाले विधानसभा विधायक जी एक सेकंड, विधान परिषद में मेरी कार्रवाई अगर आप मुझसे व्यक्तिगत मिल लेंगे तो आपको दिखाऊंगा कार्रवाई में। उसे समाचार पत्र अब क्षेत्रीय हो गए हैं। विधायक जी ये अगर आप चाहते हैं कि आपके हिस्से के सवाल और चिंताओं पर चर्चा हो, तो अगर आप वहां टिप्पणी करते रहेंगे, फिर वो उनका आधा वक्त जिस मुद्दे पे बोल रहे हैं उसके बजाय एक एक व्यक्ति को काउंटर करने में जाएगा, तो उससे आपको भी कुछ हासिल नहीं होगा। जी ठीक है। और प्रयागराज संघर्ष के अलावा सभ्यता का भी शहर है भैया, सुन तो लीजिए, कोई बोल रहा है। प्रयागराज, बहुत बढ़िया बात कही। प्रयागराज सभ्यता का शहर है। प्रयागराज नाम तो बड़े सम्मान से प्रयागराज का गौरव बढ़ा दिया। प्रयागराज में जितनी संस्थाएं अंग्रेजों के पहले या अंग्रेजों के जमाने की संस्थाएं
चाहे वो हमारा बोर्ड ऑफिस हो, चाहे बेसिक शिक्षा कार्यालय हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा का कार्यालय हो, चाहे चयन बोर्ड हो, चाहे हाई कोर्ट हो, सबको टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर वो लखनऊ उठा ले जाना चाहते हैं और कहते हैं कि प्रयागराज नाम दे दिया, कितना महत्व हमने बढ़ा दिया। क्या आपको स्मरण नहीं है कि प्रयाग स्टेशन हमारा बहुत पुराना प्रयाग स्टेशन, जहाँ से आप लोग आते जाते हैं, प्रयाग नाम है, पहले से राज लगा देने से ये महत्व बढ़ गया। और महत्व इन्हीं कार्यालयों से इलाहाबाद का था। इन्हीं कार्यालयों को, जैसे यहाँ बहुतायत कर्मचारी ये इस पूरे इलाहाबाद में रहते हैं और कर्मचारियों का शहर भी कहा जाता है। ये इतने ऑफिस यहाँ थे और सकुशल बिल्डिंग है, सब काम हो रहे हैं, लेकिन न जाने क्या उद्देश्य है इन लोगों का। क्या अनेक पुलिस विभाग पूरा का पूरा उठा ले गए, पुलिस मुख्यालय यहाँ नाम का है अब। और इस प्रकार से संस्थाएं हटाई जा रहे हैं। मेरा छात्रों से सिर्फ इतना कहना है कि आप लगन पूर्वक पढ़िए और इस युग में जब कंपटीशन का युग है, आप उसमें अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए आगे बढ़िए। आपके सवाल सरकार तक उठाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, हमारी है, वो मैं उठाता रहूंगा। बस बस जी। विधायक जी, जब आप इतनी गंभीरता से कह रहे थे तब मुझे लगा, क्योंकि संपादक का काम होता है एडिटर की एडिट करके कुछ जोड़ना घटाना, मुझे लगा जब आप कह रहे थे ना मेहनत से पढ़िए, कंपटीशन का योग है, तैयारी करिए और तैयारी थोड़ी कम करिए लेकिन सरकारों को तैयार करते रहिए कि वो भर्ती निकालती रहें, क्योंकि भर्ती ही नहीं आएगी। कोई 27 महीने, कोई 29 महीने, कभी किसी सरकार में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, किसी सरकार में आरोप लगता है कि भर्ती नहीं आती। तो सबके अपने अपने रंग रोगन है, टाइम लिमिट होनी चाहिए, है ना। जैसे ये सरकारें कहती हैं ना समय से बिजली का बिल दो वरना मुकदमा कायम करते हैं, समय से हर चीज़ पे पेनल्टी लगती है, ये ना करो तो पेनल्टी, वो ना करो तो पेनल्टी। सरकारों पर भी पेनल्टी लगनी चाहिए जब समय से इम्तिहान के नतीजे ना बताएं। मैं आपके इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ। ये समय से तय होना चाहिए। आएंगे अभी ऑडियंस के सवाल लेंगे। भाई साहब, बहुत लंबी सूची है, ये बताइए कौन कौन सी भर्तियां हैं जो रुकी हुई हैं? सर सबसे पहले महीना बीत जाएगा अभी तो। हाँ, लंबी तो है बहुत। फिलहाल तो जो बड़ी भर्तियां हैं वो बता दीजिए। फिलहाल तो जो बच्चे अभी रो रहे थे, आपको वीडियो बना के दे देता तो आप भी शायद दिल पसल पिघल जाता। यूपी SSSC जेई की है 2016 की परीक्षा है, जो 298 पदों के लिए है, जिसमें 160 रुपया फीस लिया गया था। 50,000 लड़के भरे थे, फॉर्म तो भरा गया, उसका एग्जाम नहीं हुआ। और माइक पास में 298 पोस्ट के लिए SSC जेई का एग्जाम हुआ था सर। 2016 का एग्जाम नहीं हुआ, वैकेंसी निकली 2016 में, और 160 रुपया थी फीस उसकी। 50,000 लड़कों ने भरा था, एग्जाम अभी तक नहीं हुआ। और बेहयाई ये देखिए, फिर 2018 में फिर उसी पद के लिए पोस्ट निकाल दिया गया और इस बार 1477 पोस्ट कर दी गई और फीस बढ़ा के 255 रुपया कर दिया गया, मगर एग्जाम फिर भी नहीं हुआ 18 का भी। इनको सिर्फ फॉर्म भरवाना है, चुनाव जब आएगा तो फॉर्म निकाल देंगे, उसके पैसे से चुनाव लड़ेंगे। ये लड़के कहाँ जाएंगे? 16 के में फॉर्म निकाले, उसका एग्जाम करवाए नहीं, क्या भांग पी के बैठे जो फिर 18 में उसी को फॉर्म निकाल दिए? 18 में फिर भांग पी के फॉर्म निकाल दिए। नशा उतरता नहीं है क्या? एग्जाम भी करवाना होता है, सिर्फ फॉर्म नहीं भरवाया जाता। फॉर्म कौन भरवाएगा? और ये एग्जाम नहीं करवा रहे हैं ना, इसके जिम्मेदार काफी हद तक आप लोग भी हो, जो जाति धर्म के बटकर वोट दे आते हो। तो इस बार वोट उसी को देंगे जो हमारी बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो जॉब की बात करेगा, हम वोट उसी को देंगे। सर और कुछ एग्जाम्स हैं, हाँ, जैसे बताइए। हाँ लिस्ट में है, जैसे कि सर एक धांधली जो चल रही है, जैसे कि EWS, सभी लोग वाकिफ होंगे EWS से। ये 2019 में आया है और मंडी परिषद का एग्जाम हुआ है 2018 में, और ये जो जेई का एग्जाम नोटिफिकेशन 2016 में आया है। इन दोनों पर ये जब नोटिफिकेशन 2016 में आए हैं, एक्ट का एग्जाम 2018 में आया है, अब उसमें संशोधन करा के मेरे पास प्रूफ है सर, आप देख लीजिए कि उसमें अब EWS लागू कर रहे हैं, जबकि भारत का संविधान कहता है अगर मैं कोई भी काम
उसी समय के बने हुए कानून के हिसाब से होगा। अगर में फॉर्म पहले आया है तो उस पर वही कानून लागू होगा जो उस समय चल रहा था, अब के बने कानून नहीं। मगर सरकार से जवाब कौन मांगेगा? एक कहावत है ना, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। हमारे गांव में कहावत है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। हमारा मन करेगा ईडब्ल्यूएस घुसेड़ देंगे, हमारा मन करेगा वैकेंसी रद्द कर देंगे, हमारा मन करेगा मार के भगा देंगे कोई जॉब मांगेगा तो ऐसी तानाशाही सरकार को बदलना तो पड़ेगा। नहीं तो अगली बार तो फॉर्म भी नहीं मिलेगा। अब बात की है तो जेल तो हो ही जाएगी, क्योंकि घर बहुतों के टूटे हैं। घर ही नहीं, दिल भी टूटे हैं, याद रहना चाहिए। मैं आपसे टिप्पणी चाहूँगा, उसके बाद ऑडियंस के लिए खोलेंगे। अब ये सत्र अपनी समाप्ति की तरफ है। कौन सी भर्तियां रुकी हैं इसके बारे में बताया, विधायक जी ने बताया क्या मुद्दे हैं, पांडे जी ने बताया क्या। सर वैसे तो जितना नाम है वैकेंसियों का ले सवाल रहे पूछ थे। लूँ मैं? जी अभी आप पूछ ही रहे हैं जी, आप दरअसल सवाल ही इतना लंबा पूछते हैं यूपीएससी की तरह। यूपीएससी की तरह। तुम्हारा प्रेम ना हुआ, यूपीएससी का इम्तिहान हो गया। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पे खूब बात हो जाती है, कम से कम लल्लन टॉप पे, कि फलानी भर्ती नहीं हुई, ढिकानी भर्ती नहीं हुई। सब लोग भर्तियों के चश्मे से देखते हैं नौजवानों की दिक्कतों को। कई लोगों ने एक बात और कही कि ये जो सरकारी नौकरियों पर निर्भरता है, जैसे इस इश्तिहार में भी लिखा है कि 10 लाख बीएड या डीएलएड करने वाले लोग हैं। कई लोग हमें फील्ड में ऐसे भी मिलते हैं, आपके जैसे नौजवान ही, जो बताते हैं कि परसेंटेज कितना चाहिए आपको, आप बताइए, हम मैनेज करके देंगे आपको। तो ये सवाल भी उठता है कि ये जो इतने सारे, जैसे बहुत पहले बीएड की बीटीसी की लिमिटेड सीटें हुआ करती थी, सिर्फ सरकारी संस्थान हुआ करते थे। लोगों ने ये भी कहा कि धड़ल्ले से प्राइवेट खुल गई हैं और उसमें लोग पढ़ रहे हैं। और दूसरी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है, उस पर मैं आप सबकी टिप्पणी चाहूँगा और फिर उसके बाद ऑडियंस। मुझे अभी तक बहुत कम ऐसे नौजवान मिले हैं जिनका अध्यापक बनना, जिनकी प्राथमिकता में पहले नंबर पर हो, जो राइट फ्रॉम डे वन क्लियर हो कि साहब हमको मास्टर बनना है। लोगों का होता है यार इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं हुआ तो बीएड भी कर लिया है, मास्टर बन जाएंगे। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सर पहला तो ये कि अभी आप जो पूछे कि स्कोर बढ़ा दिया जाता है, ये निजीकरण जब से हुआ है तब से मैं भी ये देख रहा हूँ, प्राइवेट जगहों से स्नातक कर रहे हैं या परास्नातक कर रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, एग्ज़ाम में जा रहे हैं और एक निश्चित सुविधा शुल्क होती है, उसे देने के बाद ठीक ठाक परसेंटेज बन जाता है 65-70 और जो कुछ हो। तो ये निजीकरण करने से शिक्षा में जो क्वालिटी थी वो घटी है। अभी आप जो बताया कि पहले बीटीसी या बीएड के सरकारी कॉलेज हुआ करते थे, अब तो प्राइवेट संस्थान भी आ गए हैं। तो इन्होंने किया तो शिक्षा को बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्रों को दिए कि नहीं आप सब भी अपना कॉलेज खोलिए, इंस्टीट्यूट खोलिए, शिक्षा दीजिए, लेकिन वो शिक्षा मुझे जहाँ तक मैं देखा हूँ, मेरा अनुभव है, वो ज़्यादातर बिजनेस ही हो गया है। खूब बढ़ाया जाता है आपको, ये सब लोग जानते हैं, मैं ही नहीं जानता हूँ, सब लोग जानते हैं कि अगर किसी प्राइवेट संस्थान से कुछ हो रहा है तो वहाँ पे जो है कि बैकडोर से अपना व्यवस्थाएं सब होती रहती हैं। और सर आप क्या पूछे थे इसके बाद वाला? आप पूछे थे वैकेंसियों के बारे में, कुछ पूछे थे। मैंने ये पूछा था कि बहुत सारे नौजवानों के लिए शिक्षक बनना आखिरी विकल्प होता है। जी लोग कहते हैं ईमानदारी के साथ कि अच्छा कुछ नहीं हुआ तो फिर मास्टरी कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत से लड़के हैं जिनका फर्स्ट चॉइस शिक्षक बनना ही होता है। अभी पीजीटी का इंटरव्यू चल रहा था, हालांकि वहाँ भी फिक्स है पीजीटी का। हमारी ये सरकार ने पीजीटी को इन्होंने कहा कि इंटरव्यू नहीं होगा, और अभी पीजीटी में भी इन्होंने कह दिया था कि इंटरव्यू नहीं होगा, बट पता नहीं इनके मन में क्या आया। अब ये तो भांग शब्द इस्तेमाल किए थे, हम कोई दूसरा इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो उन्होंने कहा कि नहीं पीजीटी में इंटरव्यू होगा। बहुत से बच्चों को मैंने देखा जो एमए इसी वर्ष कंप्लीट किए थे, यानी प्रीवियस ईयर्स में, और उन्होंने पीजीटी का एग्जाम दिया और इंटरव्यू दे रहे थे। खुद मेरा भतीजा भी उसमें था जो इंटरव्यू दे रहा था। लेकिन वहाँ जाने के बाद हम बैठे थे, बोर्ड ऑफ माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है एलनगंज में, वहाँ बैठने के बाद कई लोग ऐसे ही पूछ लेते हैं, भाई साहब कुछ है आपके पास, कोई सेटिंग्स वगैरह है तो बताइए। अगर 22 साल का, 23 साल का, 25 साल का लड़का पीजीटी का इंटरव्यू दे रहा है तो हम ये जानते हैं कि बच्चों का पहली प्राथमिकता शिक्षक बनने की है। अगर बीए के जस्ट बाद बच्चा बीएड कर रहा है तो कहीं कहीं उसकी प्राथमिकता है, एमए करते करते यूजीसी नेट क्वालिफाई कर जा रहा है, जेआरएफ हो जा रहा है, रिसर्च कर रहा है,
तो उसकी पहली प्राथमिकता तो है कि मुझे शिक्षक बनना है। हाँ ठीक है, बाद में सिविल सर्विस में चले गए तो और अच्छी बात है, बहुत से बच्चों की है अभी ये। लेकिन वो करते करते वो पहली प्राथमिकता इतनी लंबी हो जाती है कि एक 22 साल का लड़का कब 32 साल का हो जाता। अभी इन्होंने, भाई साहब ने मुकदमे का वर्णन नहीं किया, सब लोग जानते हैं, सभी लोग बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, मैक्सिमम अवसरों पे सब लोग चंदा लगा कर बताइए बताइए, मुकदमों हाई का भी कोर्ट बता में दीजिए। लोग मुकदमा लड़ते हैं, लड़के जो है मुकदमा लड़ते हैं जी। यहाँ। आप बताइए, रेंट हमारे यहाँ पता नहीं कौन सा फैशन आया है मकान मालिकों का, हॉस्टल तो अभी, हॉस्टल अभी ठीक, अभी आपने गौरव को लिए कहा कि इसने हमेशा हॉस्टल बोला, हॉस्टल कभी नहीं बोलती, तो हॉस्टल में ठीक ठाक अभी माहौल है, बट मैक्सिमम बच्चे डेली के रेसिंग में रहते हैं। ठीक, अब वहाँ जो है वो लोग अलग से अगर बिजली का बिल एक महीने में ज़्यादा थोड़ा आ गया तो तुरंत उसमें डिवाइड करके कि भैया 50-50 रुपया पर रूम बढ़ाया जा रहा है क्योंकि बिजली बिल ज़्यादा आई है। अब जो लड़का मान लीजिए 3500 रुपया दे रहा है, वो 3550 देगा, 3 दिन डिस्टर्ब रहेगा, हो सकता है एक बच्चे मारपीट भी कर लेते हैं, और हमारी पुलिस प्रणाली वाले यहाँ गुंडई करने आए हो, हाँ? तो तमाम ऐसे चीज करते रहते हैं। तो खैर, बच्चे यहाँ मुकदमा लड़ते हैं। सब चीजें बता दी, बताइए मुकदमे का क्या अर्थशास्त्र है? सर मुकदमा घर से तो पहली बात तो सर पैसा बड़ा गिन के मिलता है, तो लड़के कोई 100 रुपये देता है, कोई 20 रुपया, कोई 50 रुपया, और जो 100-200 रुपये दे देता है ना, वो पूरे 20 दिन तक रूम से बाहर नहीं निकलता कि चाय वाला पैसा निकाल के दिए, बाहर नहीं निकलेंगे। मुकदमा सर SSC CGL 2019 मेंस का बता दें, हम आएंगे राज्य पर भी आएंगे, क्योंकि मुकदमे की फेहरिस्त बहुत लंबी है। वीडियो वाला मुकदमा भी कर रखे हैं जो निरस्त किए हैं। तो कोर्ट का भी रवैया ऐसा देख के लगता है सर कि जैसे कोर्ट ने भी सरकार से आम सहमति बना ली हो, क्योंकि इतने लंबे लंबे डेट देती है ना कि जो आयोग हो और सरकार हो अपना काम करती रहे, सरकार और आयोग को कोई दिक्कत ना हो, लड़का बेचारा किराया भरते भरते मर जाए। कितने लोगों को लगता है कि जो भर्ती से जुड़े हुए मुकदमे हैं उनकी डेली सुनवाई होनी चाहिए? सब अरे हाथ उठाओ। अरे उठा रहे हैं यार, काहे अड़का रहे हैं यार, वो पैसे ही उठा रहे हैं जी। चलिए, मुकदमा ही नहीं होना चाहिए, आदर्श स्थिति तो बिल्कुल वही होनी चाहिए। बात तो सही है सर। मैं ये थोड़ा मैकेनिज्म, जो लोग आप लोगों को देख रहे हैं कैमरे पे, क्या मैकेनिज्म, जैसे कोई भर्ती फंस गई है, अब फिर कोर्ट में जाना है तो कैसे पैसा जुटाया जाता है, व्हाट्सएप पे कैसे ग्रुप बनाए जाते हैं, वो पूरा मैकेनिज्म पहले तो सर जब रिजल्ट आता है तो ये इलाहाबाद है सर, बस रिजल्ट आया नहीं, अगर हम किसी हॉस्टल में आया तो पहला बम फूटते ही जान जाते हैं, अरे वहाँ या तो बर्थडे या तो सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि रिजल्ट आने का डेट सबको पता रहता है। और डेलीगेसी में किसी का सिलेक्शन हुआ, कुछ हुआ, जैसे ही कुछ गड़बड़ हुआ, अपना अल्फ्रेड पार्क जिंदाबाद, सभी लड़के वहाँ मौजूद हो जाते हैं, बिना कहे कुछ सूचना दिए, या तो बालसन चौराहा या तो अल्फ्रेड पार्क, दोनों जगह आके बैठ जाते हैं लोग, कोई ना कोई आएगा पीड़ित अपना भाई, आते हैं, तुरंत ग्रुप बनता है, फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए लिंक बन जाता है कि अभी आप कोर्ट केस करना है। फिर वकील ढूंढे जाते हैं, वकील की महंगी महंगी फीस, उसके बाद क्या भैया क्या ब्यौरा बन रहा है, तो लड़कों को तो गिन के पैसा मिलता है, कोई 4000 पाता है, कोई 5000, कोई 6000, एक 10 बाई 10 के रूम में रहते हैं, उसी में खाना भी बनाना, उसी में रहना है, उसी में पढ़ना भी है। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, कितने एक लड़कों पाएगा, तो किसी में 200, किसी में 500, हर पर स्टूडेंट रखते हैं हम लोग। तो जो लड़का 500 रुपया देता है ना, पूरे महीने तक नहीं निकलेगा रूम से, क्योंकि चाय कहाँ से पिएगा, चाय का तो काम खत्म हो गया। फिर तारीख पे तारीख, फिर तारीख पे तारीख, और वकील भी खुश, जज भी खुश, सरकार तो खुश है ही। आज तो लग रहा है जैसे सर, आज तो लग रहा है कि ये जो समय चल रहा है, पहले तो लड़का प्रदर्शन करेगा, धरना देगा कि वैकेंसी निकालो, फिर धरना देगा कि एग्जाम डेट दो, फिर लड़का धरना देगा कि रिजल्टवा काहे नहीं दे रहे हो, रिजल्टवा दो, और उसके बाद रिजल्ट देते हैं। पारदर्शिता के नाम पर ऐसी होती है कि जिसको नहीं होना चाहिए, जिसने फॉर्म नहीं भरा, उसका भी मुख्यमंत्री के ट्विटर से ट्वीट आ जाता है कि लो भराने को ज्वाइनिंग के लिए बहुत बहुत बधाई। आपने देखा होगा कि ट्वीट डिलीट होते हुए, ऐसा ऐसा चल रहा है। अब कौन उसका क्या बिगाड़ेगा, कोई कोर्ट केस में चला जाए, दूसरे दिन उसका घर ना टूट गया तो मेरा नाम बदल देगा। आपने एक सवाल पूछा था जी जी जी, पहले कि प्रतियोगी साथियों की प्राथमिकता शिक्षक बनने की नहीं होती। मैं आपको बताऊं, ये 2000 के पहले की स्थिति की है। 2001 से जब से 5वां वेतन आयोग लागू हुआ, केंद्र के समान पद से पद के आधार पर जो केंद्र का शिक्षक पाता है, वही यहाँ माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक पाता है, वही बेसिक का शिक्षक पाता है, वही यहाँ
विश्वविद्यालय या एडेड विद्यालय में पाता है, 2001 के बाद ये प्राथमिकता बढ़ी है कि हम शिक्षक बने। ये पढ़े लिखे नौजवान आ रहे हैं इस ओर और योग्य शिक्षक बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक प्राथमिकता बनना नहीं है, शिक्षक बनना चाहते हैं और बन भी रहे हैं। सर अभी वो जो काउंट कराए थे, इसमें एक हमारे नई सरकार में एक और प्रोसेस आया है, बच्चों को जेल भेजो। ठीक, यस याद होगा ना, बालसन से लड़कों को पहले खूब पीटा गया। मैं वहां पे देख रहा था। अभी ये लोग भगत सिंह की बात करते हैं कि बहुत से कांग्रेस गवर्नमेंट ने भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद जी को क्यों इतना महत्व नहीं दिया। तो आज हम ये सोचते हैं कि अगर हर बच्चे में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसी संकल्पनाएं आ ही जाएंगी तो हमारी पुलिस व्यवस्था कितने मिनट रहेगी, साइमन लोग कितने मिनट तक रहेंगे। बच्चों को जम के मारा पीटा गया, नैनी जेल भेजा गया और जमानत कराने के लिए भी चंदा। आप उस पूरे प्रोसेस को जानते होंगे, जो कचहरी का प्रोसेस होता है। कचहरी का एक अलग प्रोसेस होता है। उसके पहले हमारे जो एसआई होते हैं, कांस्टेबल तक का तो कुछ खास वैल्यू नहीं रहता है, मतलब कि दंडात्मक कार्रवाई करने में। बट इंस्पेक्टर से ये चीज चालू हो जाता है कि नाम लिख दिया, इतना धारा लगा देंगे, दे दो पैसा। अरे हम कहे तुम भी तो यहीं पढ़ लिख के गए होगे या कहीं कहीं दूसरी जगह से आए होगे। तो फिर वो गोल गोल घुमा घुमा के किसी तरह, हालांकि आर्डर होता है कहीं से, वो भी मानते नहीं। अब बच्चों को ये भेजने लगे हैं पुलिस लाइन से नैनी जेल तक। बहुत से बच्चे आंदोलन भी अब करने से पहले डरते हैं, भैया घर पे मैसेज जाएगा। अच्छा, जब आप लोग आंदोलन करते हैं कभी विधायक जी आते हैं? कभी नहीं आते। कभी नहीं सर, हम तो कभी एक नहीं। चीज बताएं आप सबको, कभी भी शिक्षक विधायक चाहे जो भी कोई रहा हो, शिक्षक विधायक छोड़िए, विधानसभा विधान परिषद में जो भी रहा हो, विधान परिषद इसलिए नाम ले रहा हूं कि उसमें काफी अच्छे लोग रहते हैं। जी एक सेकंड, हाँ जी विधायक जी, विधान परिषद में अच्छे लोग कभी नहीं आए। आपकी कृपा रही। मैं शिक्षक विधायक हूँ, छात्र विधायक नहीं हूँ। सही है सर, वाह, छात्रों से वोट छात्र मांग के विधायक नहीं जाता। होता ही तो नहीं। लेकिन इनके आंदोलनों में चयन बोर्ड पर धरना लगा। मैं 3 बार चयन बोर्ड के परीक्षार्थियों के साथ धरने में सम्मिलित रहा। अरे सुन लीजिए भाई, ऐसे सुन लो सुन लो, नहीं था, देखिए, अरे आप बोलिए मैं चयन बोर्ड के धरने पर था। चलिए ठीक है, साइलेंट साइलेंट प्लीज। जहाँ देखिए, उन्होंने कहा ना कि वो जहाँ शिक्षकों बुलाया के प्रतिनिधि हैं, जहाँ बुलाया जाता है वहाँ जाता हूँ। आप अपना कोई गुस्सा सामूहिक सत्तारूढ़ दलों के लिए और आपका राजनीतिक कोई दलों के लिए बचा सामूहिक के रखिए। आंदोलन इस बीच में नहीं हुआ। जहाँ मुझे खबर दी जाती कि मेरे समर्थन में आइए, मैं निश्चित आपके बीच में होता। देखिए विधायक जी शिक्षकों के विधायक हैं, पर कह रहे हैं कि शिक्षक छात्रों से होता है। अगर छात्रों का कोई मसला होगा तो आप उसमें शामिल होंगे। अब समय की कमी है, थोड़ा ऑडियंस के पास। एक मिनट अभी एक करंट आंदोलन चल रहा है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की, लखनऊ वाला नहीं, अपने यहाँ विश्वकर्मा जी के खिलाफ। अच्छा अच्छा अच्छा, बच्चों से 2000 रुपया फीस लिया गया था एग्जाम के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम इस समय चल रहा है, कल था। अब वो कुछ बच्चे, खासकर एबीपी के भी लड़के वहां पे हैं, समाजवादी छात्र सभा वगैरह के भी लड़के जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। 5000 लड़कों का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया और कल एग्जाम खत्म हो गया और पर कैंडिडेट 2000 रुपया फीस लिया गया। विधायक जी, हम आपको कोई दोष नहीं देते। अरे विधायक जी को मत दो भाई, विधायक जी सत्तारूढ़ दल से नहीं है। देखिए 5000 लड़के बाहर हो गए। विधायक जी सोच रहे हैं अच्छा हम शिक्षा पे बात करने आए, हम ही को बस विधायक हैं तो क्या? सर मैं ये विधायक शब्द ही खतरनाक है। चलिए अब आपकी बारी है। अगला सत्र राजनीतिक सत्र है, उसके पहले 2-3 सवाल, 2-3 टिप्पणियां अगर कोई करना चाहे। हाँ जी भाई साहब, फटाफट माइक पकड़ा। अगले पॉलिटिकल सेशन के लिए सवाल बताइए। जी बोलिए, नाम बताइए। सर मेरा नाम कपिल पटेल है। बताओ कपिल, क्या कहना चाहते हो? सर आपने अभी बताया कि माइक पास रखो। सर आपने अभी बताया कि निजीकरण में जो है भागीदारी नहीं ले रहे। मैं खुद मास कॉम का स्टूडेंट हूं, मैंने विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म कंप्लीट किया है मास्टर्स, लेकिन मैंने तकरीबन 50 जगह सीवी भेजा अपना, आज तक कभी किसी का कॉल नहीं आया। मुझे मजबूरन बीएड करना पड़ रहा है। इसके लिए मैं बिल्कुल। मैं खुद प्राइवेट सेक्टर में नौकरी। क्या नाम बताया आपने? कपिल पटेल सर। कपिल में सुन लीजिए, हो सकता है कि तुम्हारी राह खुल जाए, बीएड पूरा ना करना पड़े, पहले ही कुछ हो जाए। आप में से जिन लोगों ने भी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है या कोई भी पढ़ाई की है, मैं बाकी संस्थानों का नहीं कहता हूँ, लल्लन टॉप में भर्ती की प्रक्रिया बहुत लोकतांत्रिक और बहुत खुली होती है। वहाँ पे सिर्फ सीवी भेजोगे
तो मेरे घर के भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, तो भी जवाब नहीं मिलेगा। जब हम भर्ती निकालते हैं बहुत खुला कहते हैं आपने किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किया है, अगर आपको हिंदी में टाइपिंग करना आता है और आपको लिखना आता है या किसी भी जर्नलिज्म से जुड़ी फील्ड की प्रैक्टिकल नॉलेज है, डिग्री डज नॉट मैटर, आप अपने 2 वर्क सैंपल और सीवी भेजिए। अगर आपके वर्क सैंपल अच्छे होंगे तो आपको, हम मेरे पास अभी जॉब हैं। सर मेरा ठीक है। एक और क्वेश्चन है सर, हम कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो सर उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं और जो बंदा निकलता है वो फ्रेशर निकलता है। अगर आप उसको काम नहीं सिखाएंगे जी। तो वो फ्रेशर कैसे एक्सपीरियंस बिल्कुल आप बनेगा? ठीक कह रहे हैं। मैंने जिन 50 संस्थानों में सीवी भेजा है उसमें तकरीबन 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नहीं, मैं तो देखिए ऐसा है ना नहीं सर, भाई, मैं लल्लन सुनिए 2 चीजें, एक तो विषय ये है, दूसरा चूंकि आपने मास कॉम कहा और मैं खुद उस फील्ड से आता हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने आपसे क्या कहा, सीवी प्लस 2 राइटिंग सैंपल, वर्क सैंपल। एक्सपीरियंस कहां से आएगा, जब करोगे तभी तो आएगा। बिल्कुल। आपकी चिंता बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है, थैंक यू सर। सीवी जरूर भेजिएगा लेकिन वर्क सैंपल के साथ, अच्छा लगेगा तभी रिप्लाई आएगा उस पर। जी इधर पीछे। हाँ एक नमस्कार सर, मैं शिक्षा पे बात हो रहा, मैं पढ़ाता हूँ सिविल सर्विस वालों को। तो मैं जब एक देश एक कर, एक देश एक भाषा पे बात हो रही थी, एक देश एक शिक्षा पे बात क्यों नहीं होनी? एक देश एक भाषा पे बात नहीं हो रही सर, इस देश में बहुत सारी भाषाएं होने वाली है। मे भी ना, हिंदी को बढ़ावा दिया जा रहा है। नहीं, मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी भाषी प्रदेश में खड़े होकर कह रहा हूँ, इस देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, सब भाषाओं का अधिकार है। ये आप नई थ्योरी लेके आ रहे हैं, इस पे बड़ी लंबी राजनीतिक बहस होती है। एक सवाल पूछिए। एक देश एक शिक्षा क्यों नहीं हो सके? गरीबों का, अमीरों का, एक देश एक शिक्षा, बिल्कुल सबके लिए एक समान शिक्षा होनी, क्योंकि अमीरी गरीबी खाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। बताइए सर, आप तो इसी यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं, फिर आप सिलेक्ट हुए, सर्विसेज में गए, ब्यूरोक्रेसी में, और जो और भी बात आई थी कि ये शिक्षा पे ये जो मुनाफा, कुछ बहुत अच्छे स्कूल, फिर कुछ औसत स्कूल, टीचर्स भी अलग अलग, ये कब से ये सिस्टम में बदलाव आना शुरू, क्या ये मुमकिन है? और दूसरे देशों के भी बहुत उदाहरण दिए जाते हैं। वर्तमान व्यवस्था में शायद मुमकिन नहीं है। जो निजीकरण का हुआ शिक्षा का, या और चीज़ों का निजीकरण हो रहा है, विशेष क्योंकि शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा के निजीकरण में सरकार में ने अपना कोई नियंत्रण नहीं रखा। अभी टीजीटी और या बीएड की बात हो रही थी। बीएड के विद्यालय जो पहले एलटी और बीएड के कुछ सीमित संस्थान थे जो सरकारी क्षेत्र में थे, जब से प्राइवेट क्षेत्र में हुआ, इस तरह कुकुर मुत्तों की तरह ये स्कूल अपनी डिग्रियां बांटने लगे कि बिना अटेंड किए भी, बिना स्कूल गए भी आप डिग्री पा जाते हैं। तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है, बहुत ही मुश्किल समस्या होगी। निजीकरण करना ही एक मात्र नहीं, जब तक इसका नियंत्रण नहीं होगा। निजीकरण करना कहीं कोई समस्या, अगर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो रेगुलेशन भी उसी हिसाब से होना चाहिए। रेगुलेशन बहुत मस्त है। जी एक आखिरी सवाल इस सत्र का, एक सेकंड मेरी बात तो सुन। यहाँ पे कुछ एक लड़कियां भी हैं, उनका कोई सवाल नहीं है क्या? तुम लड़की हो, बैठ जाओ बेटा, हो गया तुम्हारा। जी पीछे उधर माइक दीजिए, वो पीछे मैम खड़ी हुई है, उनको माइक। अरे गुरु सुन लो यार, ओ भैया एकदम आई एम फीलिंग लाइक अमित शाह। अरे ओ सफेद शर्ट, पीछे माइक दीजिए। हाँ इन्हीं को। आवाज। जी सर देखिए सर सवाल। हाँ जी नमस्ते सर, मेरा नाम संजना शुक्ला है, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। सर यूनिवर्सिटी में मैंने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था तो कोविड आ गया और कोविड की वजह से हम फर्स्ट ईयर से प्रमोट हो गए। उसके बाद हमारा सेशन सेकेंड ईयर का अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हम सेकेंड ईयर में भी प्रमोट हो गए और अभी आज 31 अक्टूबर है और मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सेशन अक्टूबर 1 से स्टार्ट हुआ है। और सर मेरा सवाल ये है कि हम कोविड के टाइम पे प्रमोट होते जा रहे हैं, हमारी क्लासेस प्रॉपरली नहीं चल रही, हमारे इस एजुकेशन का मतलब क्या है? अगर इस साल भी हम प्रमोट हो गए सर, अगर इस साल भी हम प्रमोट हो गए तो हमारी उस बीएससी की डिग्री का मतलब क्या हुआ जब हमने कोई एग्जाम ही नहीं दिया, हमने कोई पढ़ाई ही नहीं की, हमने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया। सर मेरे सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स और मेरे फिजिक्स का एक भी प्रैक्टिकल मैंने आज तक नहीं किया है। यूनिवर्सिटी मुझे कैसे एमएससी में एडमिशन देगी जब मैंने बीएससी में पढ़ाई ही नहीं की है? सर मेरी इस एजुकेशन का मतलब क्या है? मतलब सब कहते हैं कि 2021 की अगर डिग्री है तो आपकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। सर एग्जैक्टली हमारी पढ़ाई का मतलब क्या है? अगर हमने ग्रेजुएशन में हम सिर्फ प्रमोट हुए, हमने एग्जाम ही नहीं दिया है, तो इस शिक्षा का क्या मतलब हुआ?
आपकी कंसर्न बिल्कुल वैलिड हैं और जो चीज़ अगले सेशन में आएंगे आप लोगों के पास। आपने जो कहा ये चीज़, जब हम लोग फील्ड में रिपोर्टिंग के लिए घूम रहे थे, कई हमने स्कूलों के कॉलेजों के दौरे किए और वहाँ पे हमने ये पाया कि 5वीं कक्षा में 5वीं क्लास में आप लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे। आप अपने आप को रिवाइंड करके पूछ सकते हैं खुद से। 5वीं क्लास के मुझे सर एक मिनट, 5वीं क्लास के मुझे ऐसे स्टूडेंट मिले जो बोर्ड पर लिखी सामान्य इमला, सामान्य इबारत नहीं पढ़ सकते हैं। और डिजिटल लॉस की जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो पैंडेमिक ईयर्स में पढ़ाई का लॉस हुआ स्कूल के लेवल पे, कॉलेज के लेवल पे, आपके कंसर्न बिल्कुल जेन्युइन है और मैं उम्मीद करता हूँ अगले पॉलिटिकल सेशन में और आगे भविष्य में लल्लन टॉप जो भी पॉलिटिकल इंटरव्यू करेगा इस बारे में जरूर पूछा जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।